ये मेरे बचपन की एक परेशान करने वाली याद है। मैं लगभग 7 या 8 साल का था। मेरी माँ आमतौर पर मेरे भाई को ले जाती थी, लेकिन उस विशेष वर्ष में उसने मुझे मेरे दोस्त शॉन के घर छोड़ दिया। शॉन हमारा दोस्त था और मैं जॉनी के साथ उसके पास जाता था। जॉनी और शॉन मुझसे 1 साल बड़े थे। हमारी मुलाकात उस समय हुई थी जब मैं अपने भाई के साथ ब्लॉक पर खेल रहा था। शॉन और जॉनी मेरे बगल के ब्लॉक में रहते थे। शॉन की परवरिश थोड़ी अजीब थी। उसकी बहन 20 साल की थी और उनके बीच बड़ा अंतर था। वह हमेशा उसकी देखभाल करती थी। जब भी मैं उसके घर जाता था, वहां से हमेशा बिल्ली जैसी गंध आती थी। उसकी बहन कभी भी मुझसे बात नहीं करती थी या नमस्ते नहीं कहती थी। शॉन के पिता कभी भी घर पर नहीं होते थे और मुझे लगता है कि उसकी माँ हमेशा शहर से बाहर काम करती थी। मैंने सिर्फ शॉन की माँ को ही कुछ बार देखा था। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे शॉन के पास छोड़ दिया, ये सोचकर कि शॉन की माँ हमें अलविदा कहने के बाद देखेगी। जब मैं उनके घर पहुंचा, जॉनी पहले से ही वहां था। हमारे पास कैंडी भरने के लिए बड़े तकिए के बोरे थे। इस समय के आसपास मुझे पता चला कि शॉन की माँ या बहन हमारे साथ नहीं आ रही थी। इस सोच से मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ कि जॉनी और शॉन मुझसे बड़े थे, लेकिन मुझे यह जानकर उत्साह भी महसूस हुआ कि हमें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। मुझे पता था कि मेरी माँ ने हमें बिना निगरानी के जाने की अनुमति नहीं दी होगी। आखिरकार हम अंदर चले गए और पड़ोस में घूमते रहे, दरवाजों पर दस्तक देते रहे। बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या हम अकेले हैं या हमारे माता पिता कहाँ हैं। जॉनी हमेशा यही झूठ बोलता था कि उसकी माँ अपनी बहन के साथ आगे गई है। यह हर बार शुक्रवार को काम करता था, इसलिए हमें लगभग 5 बजे तक ट्रिक या ट्रीट शुरू करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगले दिन स्कूल नहीं था, इसलिए हमने तय किया कि हम तब तक जाएंगे जब तक हमारे तकिए की बोरी पूरी तरह से भर नहीं जाती। हमने कुछ घंटों बाद ब्रेक लिया और शाह के पास गए, जहां उन्होंने उस समय जमे हुए पिज्जा का एक गुच्छा गर्म किया। उसे अपने घर में मौजूद स्पष्ट स्वतंत्रता से बहुत ईर्ष्या हो रही थी। उसके माता पिता उसकी परवाह नहीं करते थे, लेकिन मैं खुद को सुपर धन्य मानता हूं कि मैं 2 सख्त माता पिता के साथ एक घर में बड़ा हुआ हूं। जब हम 1 घंटे तक उसके घर पर रहे, पिज्जा और कैंडी खाते हुए निकेलोडियन पर हैलोवीन स्पेशल देखा, तब जॉनी को अंततः उसकी मां ने उठा लिया। लेकिन शॉन और मैं आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए हम अंततः दूसरे दौर के लिए वापस चले गए। अब अंधेरा हो चुका था और यह रात 8 बजे से पहले होना चाहिए था। अब बहुत कम चालबाज या उपचार करता थे। हमने कुछ ऐसे ब्लॉकों में जाने की कोशिश की जहां हम अभी तक नहीं गए थे, जिसका मतलब था कि शॉन के घर से और दूर भटकना। हमें एक ऐसा ब्लॉक मिला जिसे हमने अभी तक नहीं छुआ था ओह और नो! कुछ घरों के दरवाजे खटखटाना जारी रखा। इस समय कोई उत्तर नहीं मिला और अधिकतर ने हमारे अकेले होने या देर होने के बारे में टिप्पणी की। हमने देखा एक आदमी एक घुमक्कड़ को धक्का दे रहा है। हमारे पीछे कुछ घरों के पास वह हमारी दिशा में बहुत धीमी गति से चल रहा था। शायद वह एक पिता था जो अपने छोटे बच्चे के लिए चाल या उपचार कर रहा था जब हम घर घर जा रहे थे। घुमक्कड़ वाला आदमी करीब आ गया। आखिरकार हमने उसे एसेज जाते हुए सुना। धीरे धीरे गाते हुए उसने हमें पकड़ लिया और कहा, चाल या उपचार कैसा चल रहा है लड़कों? हमने एक साथ अच्छा उत्तर दिया और फिर उसने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मैं आपको अपनी बाकी कैंडी दे सकता हूं। शॉन और मैंने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे हम जैकपॉट जीत गए हों। शॉन ने पूछा कि कौन कौन सी कैंडीज हैं और मैंने कहा कि अलग अलग चीजों के बैग का एक गुच्छा है। उसने कहा कि वह ज्यादा कुछ देने को नहीं मिला क्योंकि वह अपनी बेटी को ट्रिक या ट्रीट के लिए बाहर ले जाना चाहता था। उसके पास घुमक्कड़ के हैंडल पर एक बैग लटका हुआ था जो कुछ कैंडीज से भरा हुआ था। घुमक्कड़ पूरी तरह से एक कंबल से ढका हुआ था और उसने कहा कि उसकी बेटी सो रही है और वह उसे जगाना नहीं चाहता। फिर उसने आगे की ओर इशारा किया और कहा कि उसका घर बस इसी तरफ है, तो हम उसके पीछे चल पड़े। वह अब थोड़ा तेज चल रहा था। जैसे ही हम चल रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि उस समय और कोई नहीं था। भले ही वह शुक्रवार की रात थी, ऐसा लग रहा था कि यह पड़ोस का एक शांत हिस्सा है। उस आदमी ने हमसे उसी तरह बात की जैसे हम सवाल पूछते हुए चल रहे थे कि हम पड़ोस के किस हिस्से से हैं और हम कहां से स्कूल जाते हैं। बुनियादी बातें मेरा नेतृत्व किया। शॉन ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। वह मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे ही नेतृत्व करना चाहिए।
कई मौकों पर जब हम चल रहे थे तो वह आदमी घुमकड़ में झुक जाता था और ऊंची आवाज में बात करता था। फिर उसकी बेटी हमें देखकर मुस्कुराती थी। आखिरकार हम उसके घर पहुंचे। वह हमें घुमकड़ के साथ पैदल मार्ग तक ले गया और दरवाजा खोलने के बाद उसने अपना दरवाजा खोला। पहले उसने अपनी बेटी के साथ घुमकड़ को अंदर लाया और फिर हमें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। शॉन ने रास्ता दिखाया, इसलिए मैं उसके पीछे चला गया। मैं पूछना चाहता था कि क्या हम दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन वह आदमी रुका और फिर कहा, हाँ जरूर। उसने बताया कि वह अभी वापस आएगा क्योंकि वह कैंडी का बैग लेने जा रहा है। उसने घुमकड़ को लिविंग रूम के बीच में धकेल दिया जहां हम खड़े थे। वहां से लगभग 10 फीट की दूरी पर मैंने शॉन को धक्का दिया क्योंकि मुझे असहज महसूस हुआ। मैंने फुसफुसाते हुए पूछा कि वह कैंडी को इतनी दूर क्यों छोड़ गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह लिविंग रूम की ओर मुड़ा और फिर घुमकड़ के पास गया। उसने बच्चे को ढकने वाले फोल्डिंग हिस्से को उठाया और वह परेशान दिख रहा था। वह जल्दी से मेरे पास वापस आया और फुसफुसाते हुए कहा, चलो चलें। बाहर निकलते ही वह पूरी तरह से दौड़ने लगा और मैं उसके पीछे गया, जो थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि हमारे पास तकिए की भारी बोरियां थीं। मैं अभी भी इस बात को लेकर भ्रमित था कि उसने क्या देखा। तभी हमें एक महिला की आवाज सुनाई दी। क्षमा करें, यह उसके पड़ोसियों में से एक थी। वह दौड़ती हुई हमारे पास आई और पूछा कि क्या हम उस आदमी को जानते हैं। इसी समय शॉन ने हमें अपनी बची हुई कैंडी की पेशकश की। वह एक नकली बच्चे के साथ एक घुमकड़ को धक्का दे रहा था। मुझे याद है कि उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसने कहा था कि महिला ने कहा था कि हाँ, उस आदमी का कोई बच्चा नहीं है। मैंने देखा कि आप उसके साथ चल रहे थे। वह हमें अपनी कार में ले गई और हम में से प्रत्येक को घर छोड़ दिया। मुझे पता है कि उसके बाद एक अजनबी की कार में बैठना एक और संदिग्ध कदम था। महिला मेरी मां से बात करने के लिए मेरे सामने वाले दरवाजे पर आई। जो हमने अभी बताया था उसे सुनकर मेरी मां व्याकुल हो गई। जब मैंने उसे उस रात के बारे में हर एक विवरण बताया तो उसने मुझे अपने कमरे में भेज दिया, जबकि मेरे माता पिता उस आदमी पर पुलिस को फोन कर रहे थे। मेरे माता पिता ने मुझे उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मेरा मानना है कि वे मुझे उस स्थिति से दूर रखना चाहते थे। मेरी मां नहीं चाहती थी कि मैं अब शॉन के घर जाऊं और मुझे पता है कि उसे शॉन की मां से कुछ कहना था। मैंने शॉन को कभी कभार स्कूल में देखा था और हम सौहार्दपूर्ण बने रहे, लेकिन हमारी दोस्ती उस रात के बाद कभी वैसी नहीं रही। वह रात हैलोवीन की रात थी 2000 में। मेरे माता पिता ने मुझे सभी बच्चों को कैंडी बांटने का काम सौंपा था। मेरी मां ने उस दिन कैंडी के लाखों बैग खरीदे थे। मुझे पता था कि मैं हफ्तों तक उन पर कुतरता रहूंगा और ये मेरे लिए अफसोसजनक था, खासकर जब मैं अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा था। मैंने हमेशा अपनी मां से कहा था कि उसने कैंडी खरीदने में बहुत ज्यादा खर्च किया है। हमारा घर एक कूल डिसैक में था जहां हमें शायद ही कोई ट्रिक या ट्रीटर्स मिला। हालांकि कुछ वफादार बच्चे हमेशा हमारे पास आते थे, ये जानते हुए कि हम हैलोवीन पर कितनी कैंडी देंगे। इस साल हैलोवीन सोमवार को आया और मैं कॉलेज में था। इस सेमेस्टर में मेरे पास सोमवार और बुधवार को आसानी से छुट्टी थी, इसलिए दिन के पहले हिस्से में मैं जिम जाता था और फिर कक्षा के लिए अपने असाइनमेंट पर काम करता। लगभग 4 बजे बाहर बच्चों की आवाज ने संकेत दिया कि ट्रिक या ट्रीटर्स बाहर थे। मुझे लगता है कि पहली बार दरवाजे की घंटी शाम 4 बजे से शाम 5 बजे के बीच बजी। वह दिन वैसा ही बीता जैसा आप उम्मीद करते हैं। छोटे बच्चे पूरे दिन कैंडी बांटने में व्यस्त थे और जब भी दरवाजे की घंटी बजती मेरा कुत्ता पागलों की तरह भौंकता। मैं कहूंगा कि पहली ट्रिक या ट्रीटर शाम 8 बजे तक आई। कुल मिलाकर शायद 20 से 62 ट्रिक या ट्रीटर्स आए। जैसा कि मैंने कहा, कूल डेसैक में लोग आने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। चाल या उपचार करने वालों के लिए इसे पार करना आसान था और हमें सीधे कैंडी बांटने की प्रक्रिया में बहुत समय लग गया। सोमवार की रात चीजें जल्दी शांत हो गईं। मैंने अपने होमवर्क का काफी काम कर लिया था और इसलिए मैंने अपनी मां के बचे हुए स्टू में से कुछ खाया और अपने कमरे में गेम ऑफ थ्रोन्स देखने चला गया। मैं सचमुच अपने शो के 2 एपिसोड देख रहा था जब मैंने अचानक डोरबेल बजने की अप्रत्याशित आवाज सुनी और फिर हमारे कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। मैंने घड़ी की ओर देखा
और ये करीब 9th साजी का समय था, जो कि ट्रिक या ट्रीटर्स के लिए निर्धारित समय सीमा के काफी बाद का समय था। मैं नीचे की ओर सामने के दरवाजे की तरफ गया और उसे खोला। कांच के तूफानी दरवाजे के दूसरी तरफ एक लंबा आदमी खड़ा था, जो जोकर की पोशाक पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक बेहद डरावना मास्क लगा हुआ था। मैंने उसके शरीर के आकार के आधार पर अंदाजा लगाया कि वह एक आदमी था और वह अकेला था। उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया और फिर उस ब्राउन बैग की तरफ इशारा किया जिसे वह पकड़े हुए था। वह बैग लगभग खाली लग रहा था। मैंने तूफानी दरवाजा नहीं खोला, बल्कि दरवाजे के पीछे से ही कहा, मुझे खेद है, हमारे पास अब और कैंडी नहीं है, और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद मुझे तुरंत पछतावा हुआ कि मैंने इसे खोला क्यों। मैंने सोचा था कि ये कोई बच्चा या शायद कोई माता पिता होगा जो देर से काम करके घर लौटे होंगे और अपने बच्चों के साथ आखिरी मिनट में ट्रिक या ट्रीट करने आए होंगे। लेकिन जिसे मैंने अभी अभी हमारे दरवाजे पर देखा, वह न तो कोई बच्चा था और न ही कोई किशोर लग रहा था। उस व्यक्ति का शरीर बहुत विशाल था और जोकर की पोशाक ने उसे और भी बड़ा दिखाया। शुक्र है कि मैंने दरवाजा खोलने से पहले कैंडी का बैग हाथ में नहीं लिया था, ताकि उसे यह न लगे कि मेरे पास कुछ देने के लिए है। मैंने दरवाजे के पास चुपचाप खड़े होकर सुनने की कोशिश की कि क्या वह व्यक्ति जा रहा है या नहीं, और मैं दूर जाते हुए कदमों की आवाज सुनने का इंतजार करने लगा। लेकिन न केवल मैंने उसे जाते हुए सुना, बल्कि उसने फिर से दरवाजे की घंटी बजाई। वीटो एक बार फिर जोर से भौंकने लगा। वह एक चूहा टेरियर है, जिसकी भौंक डरावनी नहीं है और न ही वह किसी को रोक पाएगा। उसने कभी किसी घुसपैठिए से घर की रक्षा नहीं की है। मैंने उसे उठाया और लाइट बंद करके उसे ऊपर ले गया, यह सोचते हुए कि शायद उसे लगे कि मैं आज रात फिर दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैंने वीटो को अपने कमरे में बंद कर दिया ताकि वह भौंकता न रहे, और दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर सुन रहा था। तभी मैंने सामने के दरवाजे के तूफानी दरवाजे के जबरदस्ती खुलने की तेज आवाज सुनी, जैसे कुंडी टूट गई हो। इसके बाद मैंने सामने के दरवाजे पर दस्तक सुनी, लेकिन दरवाजा इधर उधर हिल नहीं रहा था। इस बिंदु पर मैंने खुद को अपने कमरे में छिपाने का फैसला किया। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने अपने परिवार के समूह को यह संदेश भेजा कि क्या हो रहा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे यकीन था कि जिसे भी मैं परेशान कर रहा था, उसने मेरे सभी दोस्तों को संदेश भेजा होगा, लेकिन मेरे सभी पुरुष मित्र व्यस्त थे। मैंने वह शो फिर से देखना शुरू कर दिया जो मैं पहले देख रहा था। यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कोई बाहर नहीं है। दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजी। यह पूरी तरह से एक बुरा सपना जैसा था। मैं वीटो को शांत करने की कोशिश करता रहा और मैंने अपने पर्दे भी बंद कर दिए थे। मैं नहीं चाहता था कि जोकर को पता चले कि मैं किस कमरे में हूं। मैंने अपने पिता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने अपने भाई को फोन किया, जिसने यह कहते हुए फोन उठाया कि वह अकेला नहीं है, और मुझे पता चल गया कि इसका मतलब है कि वह किसी लड़की के साथ है। मैंने उससे कहा कि वह मेरे संदेशों की जांच करे, क्योंकि दरवाजे पर एक आदमी जोकर के वेश में खड़ा है और वह जाने का नाम नहीं ले रहा। मेरे भाई ने कहा कि यह शायद हैलोवीन की कोई शरारत है और मुझे उसे नजरअंदाज करना चाहिए। उसने जल्दी से फोन काट दिया। मुझे उम्मीद थी कि वह सही कह रहा था। ईमानदारी से कहूं तो यह सिर्फ एक शरारत ही हो सकती थी। मैं कुछ और मिनटों तक अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा रहा, चिंतित। लेकिन जब दरवाजे की घंटी दोबारा नहीं बजी, तो मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक है और मैं आराम से सोने जा सकता हूं। धीरे धीरे मैंने आराम महसूस किया और टीवी बंद कर दिया, जिससे कमरे में पूरी तरह से अंधेरा और शांति छा गई। कुछ ही देर में मैं सो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं गहरी नींद में था जब अचानक कुत्ता गुर्राने और हल्की आवाज में भौंकने लगा, जैसे वह हम में से किसी की अनुमति का इंतजार कर रहा हो। मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वह चुपचाप खिड़की की ओर देखता रहा। मैंने खिड़की के बाहर से हल्की सी आवाज सुनी और मुझे लगा जैसे खिड़की पर कुछ रगड़ रहा हो। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था, इसलिए मुझे यकीन था कि वहां कोई नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर भी यह देखने के लिए उठा कि क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने खिड़की के पर्दे को हटाया, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जोकर के वेश में एक आदमी मेरी खिड़की पर खड़ा था। मैं बस कांच के दूसरी ओर उस भयानक मुखौड़े को देख सकता था। उसने अपना सिर मेरी ओर झुकाया और मुझे देखकर जोर से चीखा, टीटो,
जो अब तक भौंक भी नहीं रहा था, एकदम शांत हो गया। या शायद मैंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया था। मैं तुरंत अपने फोन को लेकर भागा और अपने माता पिता के कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करके मैंने चयन डायल किया। मैं इतना डरा हुआ था कि रो भी नहीं पा रहा था। मेरा पूरा शरीर कांप पड़ रहा था और मेरी आवाज भी कांप रही थी जब मैंने DR11 ऑपरेटर से बात की। मैंने हर सेकंड में उनसे पुलिस को जल्दी भेजने की विनती की होगी। वो हर बार मुझसे कहती रही कि पुलिस जितनी जल्दी हो सके आ रही है। पुलिस करीब 10 मिनट में वहां पहुंच गई। उन्होंने घर के बाहरी हिस्से की जांच की, ये देखने के लिए कि कहीं घर में जबरन घुसने का प्रयास तो नहीं हुआ। उन्हें बस इतना पता चला कि सामने के तूफानी दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, जैसा कि मैंने सोचा था, और मेरे शयन कक्ष की खिड़की के पास घर के किनारे झुकी हुई थी। मुझे लगा कि पिताजी की सीढ़ी, जिसे वो आदमी भंडारण शेड में से लेकर आया था, शायद उसने ही खिड़की तक चढ़ने के लिए उपयोग की होगी। इससे बचने के लिए मैं अपने पुरुष मित्र एडम के घर पर सोने चला गया, जो मेरी खिड़की के पास रहता था। आज तक मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ एक घिनौनी शरारत थी जो जानबूझकर हैलोवीन के दिन की गई थी, या फिर कोई गंभीर अपराध होने वाला था जो हैलोवीन की बीमार नवीनता के साथ किया जाता। यह अक्टूबर के अंत में एक शनिवार का दिन था। हैलोवीन सप्ताहांत चल रहा था। मुझे लगता है कि इस साल हैलोवीन मंगलवार को था, लेकिन बड़ी पार्टी की रात शनिवार को थी। मैं आखिरी मिनट तक किसी योजना की तलाश में था, क्योंकि सारी चीजें पहले ही बिक चुकी थीं। हम एक हाउस पार्टी खोजना चाहते थे, खासकर क्योंकि हमारे पास मजेदार पोशाकें थीं और हम उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते थे। मेरी दोस्त केट ने आज रात की पार्टियों की तलाश के लिए अपने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर कहानियां डालने का फैसला किया, जो कि कुछ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं करता। मुझे यह थोड़ा बेशर्म और अजीब लगता, लेकिन मैं खुश था कि वह ऐसा करने को तैयार थी। मैं हैरान रह गया जब उसने समूह चैट में एक संदेश भेजा कि किसी ने उसे एक पार्टी के बारे में जानकारी दी है। उसने स्क्रीनशॉट के साथ पार्टी के विवरण भेजे, जिसमें पता, समय और कुछ बुनियादी नियम शामिल थे, जैसे कि पार्टी सिर्फ घर के अंदर होगी, पिछवाड़े तक पहुंच नहीं होगी और अपनी शराब खुद लानी होगी। एक और नियम यह था कि हर लड़के को कम से कम एक लड़की को लाना होगा। लड़का जिसने केट को जानकारी भेजी थी हमारी उम्र के आसपास के हमारे किसी पुरुष मित्रों में से एक था, जो हमसे और हमारे दोस्तों से काफी हद तक परिचित था। हम सभी ने कई मौकों पर एक दूसरे को देखा था, और वो पार्टी भी उन्हीं में से एक थी जिसे हम सब जानते थे कि बहुत से लोग अटेंड करने वाले थे। पार्टी का पता शहर के काफी करीब था, इसलिए हम चारों लड़कियां शाउना के घर इकट्ठी हुई, जहां पर उसके पास खुला घर था। हम लगभग 1 घंटे तक वहीं रुके, क्योंकि हम सभी पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। हमने तब तक इंतजार किया जब तक कि हमारे पुरुष मित्रों ने यह पुष्टि नहीं कर दी कि वे पार्टी में जाने वाले हैं। उसके बाद हमने आगे बढ़ने का फैसला किया और उबर बुलाया। हम चारों ने अपने अपने पेय पीना शुरू किया, जिसमें से कुछ ने वोडका शॉट्स लिए और कुछ ने व्हाइट क्लॉ लिया। उबर ड्राइवर शायद ड्राइव के अंत तक हमसे तंग आ चुका था। जब हम पार्टी के घर पहुंचे तो वहां कारों का एक झुंड देखा। घर काफी बड़ा और आकर्षक था, और सामने का यार्ड भी बहुत विशाल था। हम 4 लड़कियां जब अंदर की तरफ बढ़ी तो हमें विश्वास था कि जो भी इस पार्टी को होस्ट कर रहा है वो हमें देखकर खुश होगा। हमने कोई संगीत नहीं सुना जब तक हम दरवाजे के पास नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही हम करीब आए बेस की तेज ध्वनि सुनाई देने लगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो पहला कमरा लिविंग रूम और रसोई के बीच में था। पूरे घर में मंद रोशनी थी और केवल नारंगी रंग की कुछ लाइटें लटकी हुई थी, जिससे हैलोवीन पार्टी का माहौल बन रहा था। भीड़ अच्छी थी, लेकिन सच कहूं तो हम किसी को नहीं जानते थे। केट ने उन लोगों को मैसेज किया जिनको हम जानते थे, ये जानने के लिए कि क्या वे वहां पहुंच गए हैं। कुछ वृद्ध व्यक्ति आए और हमारा स्वागत किया। उन्होंने हमारा नाम पूछा और बताया कि वे जॉन ल्यूक के पिता हैं। जाहिर है ल्यूक ही वह व्यक्ति था जिसने ये पार्टी रखी थी। मैंने पूछा कि ल्यूक कौन है और वह स्कूल कहां जाता है। उन्होंने जवाब दिया, ओह, वह यहीं कहीं है। जब आप उसे देखेंगे तो आप उससे पूछ सकते हैं। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम चाहते हैं कि हमारे पेय को कूलर में रखा जाए। वे हमें रसोई में ले गए, जहां बर्फ के 3 बड़े कूलर थे, जिनमें पहले से ही कई पेय थे। हमने अपने कुछ डिब्बे कूलर में डाल दिए।
जॉन ऐसा लग रहा था जैसे वह 65 वर्ष का हो। ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि वह अपने ही घर में इतनी बड़ी पार्टी में शामिल था और सभी से अच्छी तरह बात कर रहा था। ऐसा लगता था कि ज्यादातर लड़कियां उसे नशे में लग रही थी। हम चारों ने बियर पोंग खेला, जहां कुछ लोगों ने हमसे बात करना शुरू कर दिया। केट ने फिर हमारे पुरुष मित्रों से कहा कि वे रास्ते में हैं। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि जॉन ने अचानक रसोई में काउंटर के पास मेरे और केट के नाम चिल्लाए। वह गोली मार रहा था। मेरे अन्य दो दोस्त शाउना और ट्रेसी थोड़े नाराज लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हम सभी एक ले सकते हैं? और वह चिल्लाया, हाँ, निश्चित रूप से। इसलिए हम उसके पास रसोई के काउंटर पर गए और सभी ने टकीला का एक शॉट लिया। मैंने मुंह बंद कर दिया क्योंकि वहां कोई चूना नहीं था। इसके बाद मैं निश्चित रूप से नशे में धुत होना शुरू कर रहा था। यह अजीब था कि घर के पिता इस पार्टी को कितना प्रचारित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी उपस्थिति अजीब तरीके से स्वागत करने वाली लेकिन परेशान करने वाली थी, क्योंकि वे आमतौर पर कॉलेज जाने वाले उम्र के लोगों के बीच थे और सभी पर पेय डाल रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि हमारा जहर क्या है। मैं तब तक कुछ नहीं कह रहा था जब तक कि सभी लड़कियां अपना पसंदीदा पेय नहीं दे देती। जॉन ने मिश्रित पेय का एक गुच्छा बनाना शुरू कर दिया और इस बीच हम बियर पोंग की टेबल पर लौट गए, जहां जिन लोगों के साथ हम खेल रहे थे वे अभी भी इंतजार कर रहे थे। मैंने अपना फोन एक आउटलेट में प्लग कर दिया क्योंकि मेरी बैटरी 80% तक नीचे थी। फिर मैं खेल के बीच में वापस चला गया। जॉन केट और मेरे लिए 2 पेय लेकर आया और फिर वह शाह और ट्रेसी के लिए 2 और पेय लेकर वापस आया। ये सभी लाल सोलो कप में थे। उसने मेरे लिए वोदका सोडा बनाया जिसे मैंने खेल के दौरान पिया। बियर पोंग के खेल में जब भी मुझे मौका मिलता मैं इसे धीरे धीरे पी रहा था, क्योंकि मैं पहले से ही नशे में था और उस बेतरतीब आदमी से हार गया था जिसके पास मैं अपना फोन लेने गया था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा फोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुआ था। यह अभी भी उसी प्रतिशत पर था जहां आउटलेट काम नहीं कर रहा था। मुझे अपना फोन किसी और आउटलेट पर छोड़ने में सहज नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बस बैटरी को और अधिक खत्म करने से परहेज किया। हमारे पुरुष मित्र अंततः सामने आए और इस बिंदु के तुरंत बाद चीजें जल्दी धुंधली हो गई। मेरा मतलब है 1 सेकंड में। मुझे याद है कि मैं अपने दोस्त जेफ के साथ बात कर रहा था और अगली बात जो मुझे याद है वह यह है कि मैं अपने घर के बाहर कार में जगा रहा था। मुझे अजीब महसूस हुआ। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई थी और मेरा सिर घूम रहा था। हम एक पार्टी में थे और हमारे पुरुष मित्र में से एक व्यक्ति मुझे मेरे सामने वाले दरवाजे तक ले गया और फिर अंदर मेरी मदद की। उसके बाद वे सभी चले गए। मैं अकेला था, सिवाय इसके कि मेरे माता पिता अपने कमरे में सो रहे। मुझे लगा कि मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सा एहसास था जो मैंने शराब पीने से पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे चक्कर आ गया और मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटकर मैंने अपना फोन चेक किया और वहां एक यादृच्छिक सहेजे नंगे नंबर से कुछ संदेश थे। मैंने इसे खोला और देखा कि पहले से ही एक ग्रंथों का गुच्छा मेरे नाम को टेक्सटिंग कर रहा था। शुरुआत में उन्होंने जॉन ओह का जवाब दिया और फिर कहा कि मैं उस समय के अनुसार बहुत प्यारा लग रहा था जब उन्होंने इसे भेजा था। तब से पार्टी के दौरान 2 घंटे का अंतर था। उन्होंने फिर से टेक्स्ट किया, मेरी पसंदीदा लड़कियां कहां गई? मुझे हैरानी हुई कि मैंने उस आदमी को अपना नंबर दिया था। मैं सोच रहा था कि मैं जितना समझता था उससे कहीं अधिक नशे में रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपना सिर तकिए पर झुका लिया और अगली सुबह तुरंत सो गया। जब मेरा सिर घूम रहा था तब मुझे कुछ परेशान करने वाले संदेश मिले। सोने के बाद मैंने घृणित पाठ पढ़े। मुझ जॉन से संदेश मिला जिसमें कहा गया था, तुम कहां हो? मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। तुमने यहां कुछ छोड़ दिया है। मैं यहां हूं, क्या आप दरवाजे पर आ सकते हैं? इसके बाद उन्होंने कहा, नमस्ते, क्या आप जाग रहे हैं? उन्होंने मुझे सुबह 2 बजे 3 बार फोन करने की भी कोशिश की। मैंने अपने दोस्तों को स्क्रीनशॉट भेजे और तभी उन्होंने मुझे याद दिलाया कि क्या हुआ था। जॉन मेरे ऊपर था क्योंकि मैं तेजी से ज़ोंबी बनता जा रहा था। मेरे दोस्त चिंतित होने लगे, इसलिए उन्होंने मुझे खींच लिया और हम पार्टी छोड़ने लगे। जैसे ही हम बाहर गए, संभवतः शोर की शिकायत के लिए 2 पुलिस गाड़ियां आईं। सभी ने वहां ध्यान दिया कि घर में कोई फर्नीचर न होने के कारण यह एक बड़ी खाली जगह थी,
जो लोगों और बियर पोंग टेबलों से भरी हुई थी। मेरे एक पुरुष मित्र ने किसी तरह एक नंबर देखा और बताया कि यह एक वॉइस ओवर आईपी नंबर था जिसे मैं समझ नहीं पाया। इसलिए उसने बस कहा कि यह एक नकली फोन नंबर था जिससे जॉन ने मुझे संदेश भेजा था। उसने यह भी कहा कि मेरे नंबर से वह आसानी से मेरा पता ढूंढ सकता है। अब मैं और भी ज्यादा बीमार महसूस करने लगा। मैंने पूछा कि क्या कोई कभी उसके कथित बेटे से मिला है और सभी ने कहा नहीं। हम सोचने लगे कि शायद कोई बेटा नहीं है। जब शाउना ने सुझाव दिया कि उसने मुझे छत दी होगी तो यह बात मुझ पर साफ हो गई। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था जिस तरह से मैं महसूस कर रहा था। हमने इसे पुलिस के पास ले जाने का फैसला किया। हम सभी निकटतम पुलिस स्टेशन गए और उन सभी पाठों सहित सब कुछ रिपोर्ट किया। फ्रंट डेस्क पर पुलिस वाले ने पूछा कि क्या यह कल रात खाली घर में पार्टी के संबंध में था। हम पहले तो उसके खाली घर कहने से भ्रमित हो गए, जब तक कि उसने यह नहीं बताया कि पड़ोसियों की ओर से एक कॉल आई थी कि एक घर में पार्टी चल रही है जो कुछ समय से खाली थी। हम सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, हमारे मुंह खुले हुए थे। हमें एक कार्यालय में बैठने के लिए लाया गया। मुझे लगता है कि पूरी कहानी को हटाने के लिए एक जासूस ने नकली फोन नंबर लिया और कहा कि वारंट मिलने के बाद वे इसे किसी के पास वापस ढूंढने की कोशिश करेंगे। ने वह सब किया जो वे कर सकते थे और हम अपने रास्ते पर चले गए। मैंने उस नकली नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे सच में बुरा लगा। मुझे विश्वास हो गया था कि यह मामला खत्म हो गया है, लेकिन हम में से किसी ने भी पुलिस से कोई जानकारी नहीं सुनी। हमने कभी किसी गिरफ्तारी या ऐसी किसी भी चीज के बारे में नहीं सुना जिससे यह लगे कि वह आदमी अपने घर में पार्टी का विज्ञापन करने के लिए खुद को छुपा रहा था। एक खाली घर ने युवा महिलाओं तक पहुंचने के लिए उसे मौका दिया और यह संभावना है कि उसने अन्य लड़कियों के बारे में झूठ बोला। वह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही खतरनाक आदमी था। मुझे डर है कि वह अभी भी स्वतंत्र है। यह सब एक महीने पहले की बात है। अगर कुछ बदलता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। मैं अपनी उंगलियां पार कर रहा हूं कि ऐसा हो।